Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the different aspects of the optical isomerism. These aspects may be the type of light. The light may be the ordinary plane polarized light. We will discuss about the different type of symmetry which may be present in the different compounds. We will discuss about the type of the compound, whether they are the optically active or the inactive. And we will also discuss about the racemic mixture, way of formation of the racemic mixture. So let's start our today's lecture. So first of all, we will see what do you mean by the term that is the optical isomerism. What are optical isomers? The optical isomers are those compounds which have the same molecular formula, which have the same structural formula, but they differ from each other in their behavior towards the plane polarized light. This is called as the optical isomers. And the property is called as the optical isomerism. Means वो सारे compound, जैसे ये diagram आप देखें, let's see the diagram. और हमने इसकी अब मिरर इमेज बनाएंगे. मिरर इमेज ये हमने बना दी. तो मिरर इमेज के अंदर आपने क्या देखा? These are the two compounds which are mirror image of each other, but they form the non-superimposable mirror image. Means अगर आपकी जो मिरर इमेज वाले कंपाउंड को देखो, ये जो कंपाउंड है, अगर आप इसको उठा के यहाँ पे और इस पहले वाले के ऊपर रखेंगे तो ये इसको सुपर इम्पोज नहीं करेगा. क्योंकि क्या होगा जब आप इसको इसके ऊपर प्लेस करेंगे तो आपके जो ये आपका OH ग्रुप है, ये जो CH ग्रुप है, इसके ऊपर बोलो कौन आ जाएगा? इस CH ग्रुप के ऊपर आएगा OH. बोलो इस COH के ऊपर बोलो कौन आ जाएगा? यहाँ पे OH. और OH के ऊपर कौन आएगा? यहाँ पे OH के ऊपर आएगा ये CH. मींस एग्जैक्टली सुपर इम्पोज नहीं कर पाए. तो इमेज कैसी बनाई? These are the non superimposable mirror image. So ये ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड है जो क्या करेंगे, जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम है, जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ वो डिफरेंट होगा. तो ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड को आप कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स. जैसे आप ये डायग्राम देखें, हमने जो ये स्ट्रक्चर नंबर 1 वाला जो कंपाउंड है, स्ट्रक्चर 1, इसको हमने एक कंटेनर के अंदर लिया और इसके अंदर हमने देखो क्या पास की, हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया. क्या होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट? अभी हम डिस्कस भी करेंगे. द लाइट हुज पार्टिकल ऑसिलेट ओनली इन वन प्लेन. तो हमने स्ट्रक्चर नंबर 1 के थ्रू पास किया. तो एज्यूम करते हैं हम कि लेट्स एज्यूम द प्लेन पोलराइज्ड लाइट मींस द PPL गेट रोटेटेड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. इसी टाइप से अगर हम स्ट्रक्चर नंबर 2 वाला कंपाउंड ले लें, मींस मिरर इमेज वाला कंपाउंड अगर हम ले लें और इसके अंदर से स्ट्रक्चर नंबर 2 के अंदर से अगर हम PPL पास करते हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना के इसमें से PPL पास करते हैं, तो हमें क्या मिला? द PPL गेट रोटेटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. तो आपने देखा ना स्ट्रक्चर नंबर 1 और जो स्ट्रक्चर नंबर 2 क्या है? इट इज द मिरर इमेज ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 1. और ये किस चीज में डिफर कर रही है? दे डिफर इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. मीन स्ट्रक्चर नंबर 1 किधर रोटेट कर रही है PPL को? राइट हैंड साइड में. तो स्ट्रक्चर नंबर 2 किधर रोटेट कर रही है? लेफ्ट हैंड साइड के अंदर. सो दीज आर दी ऑप्टिकल आइसोमर्स. तो स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर जो 2 है, इनका आपस में क्या रिलेशन आपसे पूछ लें, दीज आर दी ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी कुछ सिंपल डेफिनेशन है जो अब यूज होने वाली है आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर. फर्स्ट टर्म इज हियर द ordinary light. What is the ordinary light? Ordinary light is the light whose particle oscillate in all the possible direction. एक ऐसी लाइट जिसके अंदर लाइट पार्टिकल पहली बार डिफरेंट वेवलेंथ के होंगे. जैसे सनलाइट जब आती है तो उसमें क्या है? क्या जो लाइट है एक ही फ्रीक्वेंसी की है? क्या लाइट एक ही वेवलेंथ की है? नो. आपकी सनलाइट के अंदर जो स्पेक्ट्रम होता है उसको आप जानते भी हैं. बोलो बीच में कौन सा रीजन होता है आपका? देखो विबग्योर, VIBGYOR. और इसके अंदर भी जिसे विजिबल रीजन आप कहते हैं, इसके अंदर भी हर कलर की वेवलेंथ अलग है, हर कलर की एनर्जी अलग है. तो मीन्स रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम. मीन्स वायलेट की वेवलेंथ कम, मीन्स एनर्जी ज्यादा होती है. तो इसके इधर बोलो कौन है आपके? जैसे अल्ट्रा वायलेट रीजन एक्सरे, UV रीजन एक्सरे. उसके बाद एंड सो ऑन. आर के इधर बोलो कौन है आपका? इंफ्रारेड रे. फिर माइक्रोवेव, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस. ये बीच में आपका विजिबल रीजन था. तो ये जितनी भी रेडिएशंस हैं, बोलो क्या सभी की वेवलेंथ एक जैसी है? नो. तो दैट इज द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. सो मींस द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ whose particle oscillate in the different plane. आप ध्यान से देखें, पार्टिकल क्या एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है लाइट का? नो. देखो अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर नीचे भी, लेफ्ट राइट भी, एंड सो ऑन. तो इफ द लाइट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑसिलेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स कॉल्ड एज द ऑर्डिनरी लाइट. आप उसे ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं. तो नेक्स्ट इसके बाद आ जाती है हमारी सेकंड लाइट जिसको हम देखेंगे, दैट इज द मोनोक्रोमेटिक लाइट.
व्हाट इज द मोनोक्रोमेटिक लाइट? आपने देखा होगा ना लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर आप देखते हैं कि हमारे पास येलो लाइट है, येलो कलर की सोडियम वेपर लैंप होता है, येलो कलर की लाइट है। मींस हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है, लेकिन हर कलर की वेवलेंथ भी बिल्कुल फिक्स नहीं होती, उसकी भी एक रेंज होती है। तो मींस क्रोमा का मतलब कलर, एक कलर की लाइट, एक वेवलेंथ की लाइट। द लाइट, कैसी लाइट? जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो। द लाइट ऑफ द सिंगल वेवलेंथ whose particle oscillate in different plane। इनमें सिमिलरिटी क्या है ऑर्डिनरी लाइट और मोनोक्रोमेटिक लाइट में? सिमिलरिटी तो ये है, इन बोथ ऑफ दिस लाइट द लाइट पार्टिकल ऑसिलेट इन डिफरेंट प्लेन। दोनों के अंदर लाइट पार्टिकल डिफरेंट प्लेन में ऑसिलेट करते हैं। फिर आपके इनके अंदर डिफरेंस क्या है? ऑर्डिनरी लाइट के अंदर जो लाइट पार्टिकल होते हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ के होते हैं, जबकि मोनोक्रोमेटिक जो लाइट होती है उसके अंदर जो लाइट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे आपके? सिर्फ सिंगल वेवलेंथ के होंगे। दैट्स द डिफरेंस। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि दोनों के अंदर हमने क्या देखा, चाहे ऑर्डिनरी लाइट हुई चाहे मोनोक्रोमेटिक लाइट, द लाइट पार्टिकल वाइब्रेट इन ऑल द पॉसिबल प्लेन्स। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जैसे नाम से पता चलता है कि लाइट को हमने पोलराइज्ड कर दिया है, अब वो सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर ऑसिलेट करेगी। सो द लाइट पार्टिकल्स whose particle the light whose particles oscillate या vibrate only in one plane, तो आप उसे कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। एक ही प्लेन में अगर लाइट के पार्टिकल ऑसिलेट करें, वाइब्रेट करें, तो आप उन्हें कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लाइट पार्टिकल, ऑल द लाइट पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग ओनली इन वन प्लेन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा कि हम कैसे कन्वर्ट करें ऑर्डिनरी लाइट या मोनोक्रोमेटिक लाइट को पीपीएल के अंदर। आपको दिख रहा है नीचे डायग्राम के अंदर हमारे पास एक ऑर्डिनरी लाइट है, उसको हमने कन्वर्ट किस में कर दिया? प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। बीच में एक सब्सटेंस रखा है जो निकल प्रिज्म है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। तो एक स्क्रीन होती है लैब के अंदर भी, आप बड़े ध्यान से देखेंगे, जैसे आपकी एक्सरे फिल्म होती है ना, एक्सरे फिल्म, बिल्कुल ऐसे ही अगर आप उसको छोटे से स्क्वायर में काट लें, स्मॉल स्क्वायर के अंदर काट लें या सर्कल में काट लें, आपकी मर्जी है, तो वो जो स्मॉल फिल्म होती है जो दिखने में ऐसे लगता है जैसे एक्सरे फिल्म हो, तो ऐसी जो फिल्म होती है वो आपकी किस चीज की होती है? वो आपकी होती है निकल प्रिज्म की बनाई हुई होती है। अगर उसके अंदर से आप ऑर्डिनरी लाइट को पास कर देते हैं तो वो बन जाती है आपकी पीपीएल। उसमें से पास होने के बाद जो लाइट हमें मिलेगी वो कैसी होगी? प्लेन पोलराइज लाइट। मींस पहले तो क्या था ऑर्डिनरी लाइट में? ऑल द पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस इन ऑल द प्लेन्स। हमने जब पास किया निकल प्रिज्म के अंदर से, जो किस चीज का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, तो आपकी लाइट हमें मिली, कैसी मिली? जिसके सारे पार्टिकल एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो पीपीएल मिल गई हमें। तो हम देखो क्या करते हैं, जो अभी हमने बताया, व्हेन द ऑर्डिनरी और द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू द निकल प्रिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फिर क्या हुआ? देखो ये हमने आपकी क्या ली? ऑर्डिनरी लाइट। फिर हमने पास किया देखो निकल प्रिज्म के अंदर से, अब हमें क्या मिल गई? पीपीएल। तो मींस द लाइट व्हिच कम्स आउट फ्रॉम द प्रिज्म हैज द वाइब्रेशन ओनली इन वन प्लेन, मींस वी गॉट द पीपीएल, वी गॉट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हमें पीपीएल मिल गई। फिर हमने क्या चेकआउट किया? अब हमें ये देखना है कि हमें क्या पता कि पीपीएल हमें मिल गई या नहीं। जब हमने ऑर्डिनरी लाइट को निकल प्रिज्म के अंदर से पास किया तो हमें क्या पता कि पीपीएल हमें मिल गई या नहीं। आपको दिख रहा है ना प्रिज्म के अंदर से बाहर निकलती हुई जो लाइट दिख रही है, पीपीएल हमें मिल गई। लेकिन कैसे पता चले? हम दोबारा से इसी निकल प्रिज्म को रखेंगे, लेकिन एट ए 90 डिग्री एंगल। बोलो कितने एंगल पे रखेंगे? एट द 90 डिग्री एंगल। अब आखिर इसका मतलब क्या है? देखो नीचे डायग्राम के थ्रू हम आपको बताते हैं। देखो निकल प्रिज्म के अंदर देखो था क्या, कुछ इस टाइप से था। देखो ये मान लो ये कोई हमने, जैसे मैंने बताया, ये दिखने में जो आप लैब में रखेंगे तो एक्सरे फिल्म जैसी होती है। मान लीजिए इसके अंदर एज्यूम करते हैं, मान लीजिए इसके अंदर जो स्लिट थी, देखो ये स्लिट है बीच में, ये गैप है बीच में, इस टाइप से स्लिट है, ये गैप है। मैं जब जो लाइट के पार्टिकल्स हैं और प्लेन्स के तो कट ऑफ हो गए, सिर्फ और सिर्फ इस प्लेन वाले, देखो जैसे मैं ड्रा करके दिखा रहा हूँ, देखो सिर्फ इस प्लेन वाले, सिर्फ इस प्लेन वाले जो पार्टिकल थे वही बाहर आए। देखो इस टाइप से यही पार्टिकल इसमें से देखो ऐसे निकलते चले जाएंगे बाहर, ऐसे निकलते चले जाएंगे, ऐसे देखो ये बाहर निकल जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे शो भी कर दिया, देखो पीपीएल बन गई। क्या बन गई? बोलो पीपीएल। मीन्स आपके ये था निकल प्रिज्म के बारे में बताया कि जिसके अंदर इस टाइप से प्लेन है जिसके अंदर से लाइट पास हो सकती है। अब अगर मैं इसको रोटेट करके रख दूं इसी निकल प्रिज्म को दोबारा से, देखो कुछ ऐसे, ध्यान से देखना, मैंने इसको रोटेट करके रख दिया 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, देखो इस टाइप से। तो अब क्या होगा? मीन स्लिट की जो डायरेक्शन थी वो हमने बदल दी। अब जो पीपीएल क्या इसके अंदर से, अब देखो जो पीपीएल अब इसके अंदर आएगी, जो अभी ऊपर बनी थी इसके अंदर से, तो क्या ये पास हो पाएगी? नो, अब ये पास नहीं हो पाएगी इसके अंदर से। मींस आगे कोई भी लाइट हमें नहीं मिलेगी।
तो मैं हमने पहले क्या किया, बिल्कुल सेम सब्सटेंस, वही निकल प्रिज्म लिया, वही कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक फिल्म ली हमने, उसके अंदर से ऑर्डिनरी लाइट को हमने पास किया। पास करने के बाद पीपीएल मिल गई। जो पीपीएल हमें ऑब्टेन हुई या नहीं हुई, ये चेकआउट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमने दोबारा से एक और निकल प्रिज्म उसके आगे रखा एट ए 90 डिग्री एंगल, जैसे अभी आपको समझाया। तो उसके बाद आगे क्या दिखना चाहिए, नो लाइट। आगे अगर लाइट नहीं मिलती तो इट मींस आपकी पीपीएल हमें ऑब्टेन हो चुकी थी। अगर लाइट हमें फिर भी मिल जाए 90 डिग्री के ऊपर रखने के बाद भी, तो इट मींस हमारे जो पोलराइजर हैं या तो ये ठीक नहीं है, मींस पहले पीपीएल नहीं बनी थी। तो इस टाइप से हम पीपीएल बनी या नहीं उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मींस हमने 2 बार निकल प्रिज्म को यूज किया, पहली बार निकल प्रिज्म रखा तो पीपीएल मिली, दोबारा निकल प्रिज्म रखा एट ए 90 डिग्री एंगल तो फिर हमें कोई लाइट नहीं मिली, जो इस चीज को कंफर्म करता है कि पहली बार जब ऑर्डिनरी लाइट को हमने निकल प्रिज्म के अंदर से पास किया तो पीपीएल हमें ऑब्टेन हो चुकी थी। इसके बाद अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि जो पहले वाला जो निकल प्रिज्म था इसको हम क्या कहें। तो फर्स्ट वन निकल प्रिज्म इज कॉल्ड एज द पोलराइजर, इज कॉल्ड एज द polarizer. So what is polarizer? The substance which is used to obtain the PPL is called as the polarizer. ये वो निकल प्रिज्म था, ये वो सब्सटेंस था जिसके अंदर से हमने ऑर्डिनरी लाइट पास की और हमें क्या मिल गया, पीपीएल मिल गई। तो द सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू ऑब्टेन द पीपीएल इज कॉल्ड एज द पोलराइजर। अब जो सेकंड सब्सटेंस है देखो, वो बोलो कौन है आपका, जो एनालाइजर का काम करेगा, जो एनालाइज करेगा वेदर द पीपीएल इज फॉर्म्ड और नॉट। और ये कैसे रखा जाता है, ये बिल्कुल पोलराइजर जैसा ही होता है, लेकिन इसको एट ए 90 डिग्री टू पोलराइजर रखते हैं। फिर बोलो एनालाइजर कौन हुआ, द सब्सटेंस व्हिच इज प्लेस्ड एट ए 90 डिग्री एंगल टू द पोलराइजर एंड इज यूज्ड टू कंफर्म अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द पीपीएल। जो 90 डिग्री के ऊपर रखते हैं पोलराइजर से, और ये हमें ये बताती है कि पीपीएल आपकी बन गई या नहीं बन गई, तो उसे आप क्या कहते हैं, एनालाइजर। दोनों होते सेम है, वो भी निकल प्रिज्म, ये भी निकल प्रिज्म, दोनों के दोनों कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने हुए होते हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरह से हम ऑर्डिनरी या मोनोक्रोमेटिक लाइट को पीपीएल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो सब्सटेंस जो पीपीएल ऑब्टेन करवाए, पोलराइजर, जो एनालाइज करवाए, जो कंफर्म करें कि पीपीएल बन गई या नहीं, तो वो कहलाता है एनालाइजर। वो क्या कहलाता है, एनालाइजर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ हमारी बेसिक डेफिनेशन। फर्स्ट वन इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, जैसे नाम से पता चलता है कि देयर इज समथिंग प्लेन, कोई ना कोई इमेजिनरी प्लेन होगा जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा। सो ए मॉलिक्यूल विल हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसी मॉलिक्यूल के अंदर हम कह देंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है कब, इफ there is an imaginary plane which divides the molecule in 2 equal halves in such a way that the one half is the mirror image of the other half. तो आप उसे कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप उसे क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। एग्जांपल जैसे हमने ये टार्टेरिक एसिड ले लिया। टार्टेरिक एसिड कैसे, मींस कार्बन की एक चेन है, 4 कार्बन एटम की एक चेन, जिसमें पहले कार्बन के ऊपर CH, फोर्थ कार्बन के ऊपर भी CH, और बीच में जो मिड 2 कार्बन है, सेकंड और 2, उसके ऊपर आपके एक ही सेम डायरेक्शन में OH लगा दें, दूसरी बची हुई वैलेंसी H से पूरी कर दी। मींस अगर OH OH सेम साइड में दिखाई दे तभी आप इसको कहते हैं मीजो टार्टेरिक एसिड। अगर आप OH अलग अलग डायरेक्शन में रख देंगे, देखो ये जो OH है आप ध्यान से देखें, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, नाउ दैट इज द मीजो वन। आगे हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर के अंदर कि मीजो कंपाउंड आप किसे कहते हैं। तो ये जो मीजो टार्टेरिक एसिड था, आप इसमें देखें देयर इज एन इमेजिनरी प्लेन, इसके अंदर एक इमेजिनरी प्लेन है। इस इमेजिनरी प्लेन ने क्या किया, इट डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इन 2 इक्वल हाफ्स। और आपको ऐसे लगता है कि जो आधा हिस्सा है, ये आधा हिस्सा दूसरे आधे हिस्से की बोलो क्या है, जैसे मिरर इमेज है। ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने कहा, जो इमेजिनरी प्लेन है, ये एक मिरर का काम कर रहा है, और ऐसा लगता है कि बीच में मिरर है और ये मॉलिक्यूल के 2 बराबर हिस्से हो गए, और ऐसे हो गए कि दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। कैसी है बोलो, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो ऐसी चीज को आप कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्लेन ऑफ सिमेट्री, ए मॉलिक्यूल विल सेड टू हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री इफ ए इमेजिनरी प्लेन डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इन 2 इक्वल हाफ्स इन सच ए वे दैट द वन हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगली डेफिनेशन, दैट इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। नाम से पता चलता है कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बिल्कुल बीच में कोई आप सेंटर ले लें। बोलो क्या ले लें, आपका सेंटर, मॉलिक्यूल के बीच में। और उस सेंटर से आप क्या करेंगे, डायगोनली 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 एक लंबी लाइन ड्रा कर दे, बिल्कुल डायगोनल के ऊपर होनी चाहिए। डायगोनल मींस इस पॉइंट से आप इधर चले 1 सेंटीमीटर, तो इसके ऑपोजिट 180 डिग्री के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में चले 180 डिग्री के ऊपर, और वहां पे वो जाके वो जो लाइन है कहां पे जाके मिले, मीट टू द सेम ग्रुप। मींस कोई सेंटर है, कोई पॉइंट है, वहां से आप चले डायगोनली चले, यानी इक्वल डिस्टेंस चलना है आपको टू अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर, और आगे जाके कहां पे जाके मीट होंगे ये पॉइंट,
टू द सेम ग्रुप और वहां पे सेम ग्रुप हो, HH हो, CH3 है तो CH3 हो, Cl है तो Cl हो, एंड सो ऑन, किसी भी डायरेक्शन में चले। फिर चलते हैं देखो मिड पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे चले, फिर अब दूसरी डायरेक्शन में चले ऐसे, एंड सो ऑन, फिर मीट टू द सेम ग्रुप। तो आप कहते हैं मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मींस व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेंटर ऑफ सिमेट्री? ए मॉलिक्यूल विल सेड टू हैव द सेंटर ऑफ सिमेट्री इफ द डायगोनल लाइन passing through the center of the molecule containing the similar group at their ends, उनके एंड के ऊपर क्या मिले? सिमिलर ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल अब ध्यान से देखें हमने क्या किया, जब भी हम किसी भी कंपाउंड की साहोर्स प्रोजेक्शन ड्रा करनी शुरू कर दें तो देखो कैसे करते हैं। जो अभी अभी हमने मेसोटेरिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाई थी, अगर मैं ये कहूं इसकी साहोर्स प्रोजेक्शन ड्रा करें तो बोलो आप कैसे करते हैं? देयर इज ए सिंपल वे। आप किन्हीं भी दो कार्बन एटम को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन एटम नंबर 2 और 3। देखो इधर ध्यान से देखें, प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला मॉलिक्यूल लिया हमने, ये कार्बन एटम नंबर 2 और 3 ले लिया। देखो 2 और 3 हमने लिख रखा है, इसको डायगोनल की फॉर्म में लाइन को ड्रा कर दे। उसके बाद क्या करें? उसके बाद आप ये करेंगे कि आपका जो नीचे वाला है कार्बन एटम नंबर 3, वो तो आपका कहलाता है दैट इज द फ्रंट कार्बन एटम। बोलो कौन सा कार्बन एटम है? दैट इज द फ्रंट कार्बन एटम। और जो पीछे कार्बन एटम नंबर 2 है उसे आप कहेंगे रियर कार्बन एटम, दैट इज द रियर कार्बन एटम। अब आप क्या करें, जो आपका फ्रंट कार्बन एटम है दैट इज द कार्बन एटम नंबर 3, उसके ऊपर जो ग्रुप आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, प्लेस इट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो CH नीचे था और हमने इधर भी नीचे रख दिया। जो बीच में कार्बन एटम नंबर जो 2 लिखा, 3 लिखा, अगर हम ये 2 और 3 ना लिखते, क्रॉस लगा देते सिंपल, तो ये फिशर प्रोजेक्शन बन जाती। अब हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हम फ्रंट कार्बन एटम के ऊपर जितने भी ग्रुप्स अटैच हैं उनको हम अरेंज करेंगे इन द साहोर्स प्रोजेक्शन। तो अब हम साहोर्स प्रोजेक्शन देखो ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे। साहोर्स प्रोजेक्शन में पहले दो कार्बन एटम हम लेते हैं, कोई भी दो कार्बन एटम हम ले सकते थे। तो हमने ये दो कार्बन एटम लिए जिसकी 4 की 4 वैलेंसी ऐसी होनी चाहिए जो 4 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई आपकी होनी चाहिए। तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमने क्या किया कि जो आपका कार्बन एटम है, फ्रंट कार्बन एटम, उसके ऊपर द ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, प्लेस इट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही शो करें। द ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे बोलो कौन सा ग्रुप आपको दिख रहा है यहाँ पे? OH। बोलो कौन सा ग्रुप है यहाँ पे? देखो OH ऑन द राइट हैंड साइड। तो इसको कहाँ पे लिखेंगे? अपवर्ड राइट हैंड साइड। द ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बोलो कौन है यहाँ पे? H। तो इसको कहाँ लिखे? अपवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं रियर कार्बन एटम के ऊपर। रियर कार्बन एटम के ऊपर द ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में कौन है? बोलो CH। प्लेस इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। देखो हमने ऊपर ही दिखाया CH को। अब जो डिफरेंस रहेगा वो किस चीज का रहेगा? वो रहेगा आपके रियर कार्बन एटम के ऊपर जो ग्रुप राइट और लेफ्ट में है। तो फिशर प्रोजेक्शन के अंदर द ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन दी राइट हैंड डायरेक्शन, बोलो राइट हैंड में कौन है? OH। देखो OH राइट हैंड साइड में है, इसको कहां पे लिखेंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में और लेफ्ट हैंड साइड में। देखो डाउनवर्ड लिखा और हमने बोलो किधर लिखा है इसको? लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, डाउनवर्ड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। उसके बाद द ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, बोलो कौन है वो आपका? H। इसको कहां पे लिखेंगे? इनको लिखेंगे डाउनवर्ड राइट हैंड साइड में। देखो डाउनवर्ड राइट हैंड साइड में लिखा। तो इस टाइप से ये क्या बन गई आपकी? साहोर्स प्रोजेक्शन। मींस आपको फिशर प्रोजेक्शन को साहोर्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। वो अलग से हम एक अलग लेक्चर में भी आपको बताएंगे। तो देखो ये आपके सामने आ गई है साहोर्स प्रोजेक्शन ऑफ द सेम कंपाउंड दैट इज द मेसोटार्टेरिक एसिड। अब इसमें देखें मॉलिक्यूल का कोई सेंटर है। देखो हमने मॉलिक्यूल का देखो सेंटर लिया, ये बीच में देखो मॉलिक्यूल का ये सेंटर है। यहां से हमने एक लाइन ड्रा की, देखो डॉटेड डॉटेड डायगोनली। देखो अगर हम चलते हैं इधर 1 सेंटीमीटर, तो इधर भी बोलो क्या चले हम? देखो 1 सेंटीमीटर ऐसे। देखो ये 1 सेंटीमीटर मैंने ब्लू लाइन से भी दिखा दिया। तो हम कहां पे जाके मिली ये लाइन? टू द सेम ग्रुप। जब आप जो सेंटर है मॉलिक्यूल का, जो मैंने रेड डॉट दिखाई, वहां से जब आप 1 सेंटीमीटर ऊपर चले CH ग्रुप मिला, 1 सेंटीमीटर नीचे चले तो CH मिला। अब दूसरी तरह चलते हैं, देखो फिर हम चले इसी सेंटर से, फिर डायगोनल ड्रा किया H की तरफ, तो 1 सेंटीमीटर चले तो H मिला। दूसरी डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में चले तो भी H मिला। फिर हम चलते हैं OH की डायरेक्शन में, रेड लाइन से हमने शो किया। अगर हम 0.5 सेंटीमीटर चले मान लीजिए तो OH मिला, दूसरी साइड में चले 0.5 से तो भी OH मिला। तो मीन्स अगर आपके कोई भी मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई ऐसा पॉइंट है कि उस पॉइंट से if you proceed in opposite direction, means you proceed at an angle of 180 degree, means you proceed diagonally, and that line at the same distance meet with the same group, then you can say the molecule have the center of symmetry। तभी आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर बोलो क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो मींस ये जो मॉलिक्यूल है, देखो सेम कंपाउंड था ये आपका, बोलो कौन सा था? मेसोटार्टेरिक एसिड।
उसके अंदर बोलो कौन सी सिमेट्री थी? अभी आपने देखा प्लेन ऑफ सिमेट्री भी थी जब हम उसको फिशर प्रोजेक्शन के अंदर लिखते थे, और जब हमने उसको साहॉर्स प्रोजेक्शन के अंदर लिखा तो पाया गया कि उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। बोलो क्या थी उसके अंदर? सेंटर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं, बड़ी सिंपल और मिरर इमेज। अब मिरर इमेज कहते किसे हैं? तो मिरर इमेज एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, मान लीजिए आपके सामने ये लैक्टिक एसिड की हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर दी, जिसमें कार्बन है, कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। वन इज द H, छोटे से छोटा H है। उसके बाद CH3, H बिलो द प्लेन है, डॉटेड लाइन से दिखा रखा है। CH3 इज प्रेजेंट अबो द प्लेन, हमने सॉलिड लाइन से शो किया है। और इन द प्लेन ऑफ पेपर आपके दो ग्रुप हैं, आपके एक OH और एक CH। तो ये कंपाउंड है। अब हमने बीच में देखो मिरर रखा, अब इसकी मिरर इमेज बनाई कि मिरर इमेज में क्या होता है? नजदीक वाला ग्रुप नजदीक दिखता है। देखो OH मिरर के देखो नजदीक है, तो देखो इतने ही डिस्टेंस के ऊपर सेम ग्रुप दिखाई देंगे। देखो ये OH दिखाई दिया, फिर क्या दिख रहा है? बोलो H, तो उसके बाद H, फिर दूर क्या गया? CH, तो बोलो कौन गया? CH। ऊपर कौन है? CH3, तो ऊपर कौन है? CH3। नीचे कौन है? बोलो आपका H, तो देखो आपका H, एंड सो ऑन। तो इस टाइप से आप पेपर के ऊपर भी आपको मिरर इमेज ड्रा करनी आनी चाहिए। अब मिरर इमेज कभी भी गलत ड्रा ना करे। तो आपने क्या देखा? मिरर इमेज आप किसे कहते हैं? द स्ट्रक्चर। देखो ये जो सेकंड जो स्ट्रक्चर बन गई, जो कि एक मिरर इमेज है, इसको मिरर इमेज क्यों कह रहे हैं? द स्ट्रक्चर विच हैज एग्जैक्टली द सेम शेप, शेप बिल्कुल वैसी है, एंड द सेम साइज, साइज भी वैसा ही है, टू दैट ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ये तो है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। बोलो पहले वाला ये ऑब्जेक्ट, बोलो कैसा है ये आपका? दैट इज द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। और ये आपकी बोलो क्या है? ये है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज आप किसे कहेंगे? मिरर इमेज आप एक ऐसी स्ट्रक्चर को कहते हैं, द स्ट्रक्चर विच हैव एग्जैक्टली द सेम साइज, same shape to that of the original object and is obtained by seeing an object in the mirror। और ये हमें मिरर इमेज मिलती कब है? जब हम उस ऑब्जेक्ट को किस में देखें? मिरर के अंदर देखें। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मिरर इमेज। मिरर इमेज आपकी दो टाइप की हो सकती है, द मिरर इमेज में भी द सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज और में भी द नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज। तो सुपरइम्पोजिबल कौन होंगी? द मिरर इमेज विच एग्जैक्टली कवर्स द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑन प्लेसिंग द मिरर इमेज ऑन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। जब मिरर इमेज को उठा के आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दें और वो बिल्कुल एग्जैक्टली हर पार्ट को कवर कर दे, तो आप कहते हैं कि वो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज थी। फॉर एग्जाम्पल आपके इंग्लिश का अल्फाबेट A है, ये हमने मिरर रखा, इसको मिरर में देखा और ये हमें ऐसा दिखाई दिया। अब आप इसको उठाएं एच और उठा के एच देखो इसके ऊपर आप लिख दें, देखो ऐसे, तो इसको ये क्या कर लेगा? बोलो ये इसको कवर कर लेगा। तो मीन्स ये कैसी है? ये है सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। बोलो कैसी हो गई? सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन गई। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कौन सी होती है? जो एग्जैक्टली जो मिरर इमेज तो बन जाएगी। मिरर इमेज तो देखो हर चीज की बननी होती है, आप इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। कोई भी सब्सटेंस है उसको आप शीशे में देख सकते हैं, उसको मिरर में देख सकते हैं, मिरर में दिखाई देगा। लेकिन बात यहाँ पे चल रही है कि जो मिरर के अंदर जो दिखाई दी इमेज, वो इमेज आपकी जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, जब ऐसा उसको उठा के उसके ऊपर रखते हैं, तो क्या हर पार्ट एक दूसरे को कंप्लीटली कवर अप कर लेता है या नहीं करता है? जैसे द मिरर इमेज विच डू नॉट एग्जैक्टली कवर्स द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट on placing above the original object is called as the non superimposable mirror image। अगर वो कंप्लीटली कवर ना करे, जैसे P है, हमने देखो मिरर में देखा, कैसे दिखाई देगा? देखो इस टाइप से दिखाई देगा। तो क्या आप इसको इसके ऊपर रखेंगे? देखो ऐसे, देखो ये मैं लिख के दिखाता हूँ ऐसे, तो क्या इसने इसको कवर किया? नो, बिल्कुल कवर नहीं किया ऐसे। तो इट मींस ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज तो है, लेकिन कैसी? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो ये थे आपके सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अब हम आगे देखते हैं कि आपके कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जिसे आप कहते हैं कायरल, कायरल और द डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, जिनके एग्जाम्पल हमने पहले ही लिख दिए। तो ये कौन से होते हैं? कायरल मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल होते हैं विच आर नॉट द सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, विच डू नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। आपने कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, ऐसे मॉलिक्यूल जो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ना बनाते हो, तो आप उनको क्या कहते हैं? कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और जो प्रॉपर्टी होती है नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी की, जो उनके अंदर एग्जिस्ट करती है, आप उसे कायरलिटी कहते हैं। तो कौन है वो आपके ये कुछ लेटर हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया ही था। जैसे P को मिरर इमेज में देखा, ऐसे P दिखाई दिया। तो क्या P के अंदर आपको कोई मिरर
प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब इसकी जो मिरर इमेज बनी, क्या है वो सुपर इम्पोजिबल है? नो, दैट इज अ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो ऐसे मोलिक्यूल को, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आप क्या कहते हैं? दे आर द कायरल मोलिक्यूल्स, दे आर द डिसिमेट्रिक मोलिक्यूल, दे हैव द कायरलिटी। इनके अंदर क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी की प्रॉपर्टी है, इनके अंदर कायरलिटी की प्रॉपर्टी है, ये डिसिमेट्रिक मोलिक्यूल है, ये कायरल मोलिक्यूल्स है। नेक्स्ट हम लेते हैं अकायरल और द सिमेट्रिक मोलिक्यूल्स। ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं, उन्हें आप अकायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। ए का मतलब होता है नॉट, कायरल का मतलब कायरल मींस ए नहीं है, क्या नहीं है वो? अब कायरल नहीं है, तो कायरल नहीं है तो कैसा? सिमेट्रिक है। सो द मॉलिक्यूल व्हिच फॉर्म्स द सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड एज द अकायरल मॉलिक्यूल। मींस इनके अंदर नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती, तो इनके अंदर होती है सुपर इम्पोजिबिलिटी की प्रॉपर्टी। जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट ए, इसको मिरर इमेज में देखा तो देखो ये दूसरा ए बन गया। अब इस ए को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो इसको कंप्लीटली कवर अप कर देगा। क्या कर देगा? कंप्लीटली कवर अप कर देगा। और अगर आप इसमें देखेंगे तो इसके अंदर देखो मिरर इमेज अगर आप बनाएंगे तो मिरर जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर देखो बीच में से अगर हम एक इमेजिनरी प्लेन पास कर दे, ध्यान से देखें, देखो इस स्टेप से, तो ये इसको 2 इक्वल हाफ्स के अंदर देखो डिवाइड कर रहा है। मींस इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। बोलो क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो मींस वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं थी, वो मॉलिक्यूल जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता था, वो कौन था? वो था कायरल मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वो मॉलिक्यूल जो कि सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं, ये होते हैं आपके अकायरल मॉलिक्यूल, ये होते हैं आपके सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे अपनी अगली डेफिनेशन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इनको बार बार हमें देखना होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज कायरल कार्बोनेटम और द डिसिमेट्रिक कार्बोनेटम। तो कायरल कार्बोनेटम वो होते हैं, आप सभी जानते हैं, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन की वैलेंसी के बारे में आप जानते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो अगर कार्बन की जो 4 वैलेंसी है उसके ऊपर जो 4 ग्रुप अटैच होंगे, इफ दीज ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, तब आप उस कार्बन को कहेंगे कि वो कायरल कार्बोनेटम है, वो आपका डिसिमेट्रिक कार्बोनेटम है, वो आपका एसिमेट्रिक कार्बोनेटम है। सो द कार्बोनेटम whose all the 4 valencies are completed by, are satisfied by 4 different groups is called as the chiral carbonatum, या आप इसे कई बार चिराल कार्बोनेटम भी कह देते हैं। एग्जांपल जैसे हमने लैक्टिक एसिड का ले लिया, उसी टाइप से आप इसमें देखें, जो आपका कायरल कार्बोनेटम है या चिराल कार्बोनेटम, आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, उसके बाद 4 डिफरेंट ग्रुप है। वन इज द H एटम, अदर वन इज OH, third one is the CH3, fourth one is the CH. All the 4 groups which are present on the central carbonatom are different. So the central carbonatom here is the chiral carbonatom, वो आपका chiral carbonatom है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है chiral carbonatom। chiral carbonatom कौन? जिसके अंदर जो सेंट्रल कार्बोनेटम है उसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप ना हो, तो द carbon atom whose all the 4 valencies are not satisfied by, not completed by 4 different groups called as the achiral carbonatom। जैसे आप डायग्राम में देखें, मीथेन में आप देखें, कार्बन के ऊपर क्या 4 डिफरेंट ग्रुप है ना? चारों के चारों आपके कौन है? all the 4 are the H atom, so the central carbonatum here is not the chiral carbonatum, it is achiral carbonatum। नेक्स्ट को देखें, ये जो कंपाउंड है क्लोरोमीथेन, जिसमें हमने सिर्फ क्या किया, एक H को हटा के एक Cl ही तो लगाया है, तो क्लोरोमीथेन, इसके अंदर भी कार्बन के ऊपर क्या चारों डिफरेंट ग्रुप है? नो, 3 तो H एक जैसे हैं, सो इट इज आल्सो नॉट द कायरल कार्बोनेटम, इट इज अकायरल कार्बोनेटम। ए का मतलब नॉट, कायरल का मतलब कायरल, नॉट कायरल, कायरल नहीं है, इसमें कोई कार्बोनेटम कायरल नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिविटी इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी है या नहीं, अब हम वो देखने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम देखो क्या करेंगे, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है किसी भी कंपाउंड के अंदर जब हमें देखनी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो भी कंपाउंड, आप वो कंपाउंड ले लें, आप नीचे डायग्राम में बड़े ध्यान से देखें, देखो बीच में एक ट्यूब है, ये पोलैरीमीटर है, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं पोलैरीमीटर। और इस पोलैरीमीटर के अंदर क्या होता है, एक तो आपका ये एंड होता है जिधर से हम सोर्स ऑफ लाइट डालते हैं, आपको दिख रहा है ना ये लाइट, सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से हम लाइट पास करते हैं, यहां से हम लाइट पास करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, आगे जो ये सर्कुलर चीज दिख रही है, दैट इज नथिंग बट दैट इज द पोलराइजर, जो अभी हमने आपको पीछे पढ़ाया था, तो ये पोलराइजर है। मींस शुरू में आपके पास ऑर्डिनरी लाइट है, मींस द लाइट पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने लाइट को पास किया इस पोलराइजर के अंदर से। अब ध्यान से देखें, देखो पीपीएल बन गई, क्या बन गई बोलो? पीपीएल। फिर ये आपके पास पोलरीमीटर की ट्यूब है। अब इस ट्यूब के अंदर आपको क्या किया, इस ट्यूब के अंदर आपने किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन डाल दिया। अब वो सॉल्यूशन जो है वो क्या करेगा,
वो जो पीपीएल आ रही है, प्लेन पोलराइज लाइट जो आ रही है, जो ये बन गई पीपीएल, उसके साथ वो इंटरेक्ट कर भी सकते हैं, ना भी करे। तो यही तो हम देखना चाहते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो मीन्स अगर हमने क्या किया, यहाँ पे कोई जो पोलरीमीटर की जो ट्यूब है, इसके अंदर हम कोई सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन के अंदर से हम क्या पास करेंगे, पीपीएल। पीपीएल भी यहीं पर अपने आप बननी होती है, क्योंकि हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स है, फिर हमने पोलराइजर लगा रखा है, उसके अंदर से लाइट पास हुई, पीपीएल बन गई, और पीपीएल बनते ही हमने उसको पास किसके अंदर से कर दिया, सॉल्यूशन के अंदर से। अब पास करने के बाद क्या हुआ, क्या आपकी पीपीएल रोटेट हुई राइट या लेफ्ट में या नहीं हुई, तो उसी बेसिस के ऊपर हम ये एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर करते हैं। तो मीन्स क्या हुआ, कंपाउंड आपके ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव वो होंगे विच रोटेट द पीपीएल इधर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड और द लेफ्ट हैंड साइड। तो आप उसे कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, आप उसे क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। और जो रोटेट ना करे पीपीएल को राइट या लेफ्ट साइड में, तो आप उसे क्या कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो आप ध्यान से देखें, ये हमने कोई सब्सटेंस लिया, लैक्टिक एसिड ही लिया, आपको दिख रहा है इसके अंदर कायरल कार्बोनेटम है, ये मिरर इमेज हमने बना दी, ये इसकी दूसरी स्ट्रक्चर बन गई मिरर इमेज। अब हमने क्या किया, जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है इसको देखो हमने लिया, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 को लिया और इसका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया। देखो कंटेनर में, कंटेनर का मतलब यहाँ पे ये पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर डाल दिया, जो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। बोलो ये जो स्ट्रक्चर नंबर 1 वाला जो कंपाउंड था, इसको लिया और लेने के बाद इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया और इसको डाल दिया इस पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर। पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर डाला तो उसके बाद हमने क्या पास की, पीपीएल। पीपीएल कैसे बनी थी, हमने अभी नीचे डायग्राम में आपको बताई था कि ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स है, फिर पोलराइजर था, उसके अंदर से लाइट पास हुई और पीपीएल बन गई। अब जो पीपीएल बन गई, अब इसको किसके अंदर से पास करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर से। किसका सॉल्यूशन, कंपाउंड का सॉल्यूशन। कंपाउंड कौन है, फॉर एग्जांपल वो स्ट्रक्चर नंबर 1 वाला कंपाउंड है। तो जैसे ही हमने इसके अंदर से पास किया तो देखा कि पीपीएल रोटेट हो गई। देखेंगे कहां से, वो हम देखेंगे इधर से। देखो यहाँ पे हम बैठ के देखेंगे, यहाँ पे आई पीस है ये, तो यहां से हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किया कैसे जाता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट समझाया जाएगा। इसके बाद हम एज्यूम करते हैं, मान लीजिए हमने सेकंड स्ट्रक्चर ले ली है जो मिरर इमेज थी, उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, इसके अंदर से देखो पीपीएल अगर हमने पास की तो वो पीपीएल किधर रोटेट होगी, देखो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट हो गई। तो मीन्स जो ये कंपाउंड हमने लिए, ये कैसे कंपाउंड थे, ये ऐसे कंपाउंड थे जब इन कंपाउंड का आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, उसको पोलरीमीटर ट्यूब में रखा और उसके अंदर से पीपीएल पास की, तो क्या पाया गया कि द पीपीएल गेट रोटेटेड either towards the right hand side or towards the left hand side. Such compound are called as the optically active compound. तो अब क्या किया आपने, लैब में गए, लैब के अंदर ढेर सारे आपके पास कंपाउंड रखे थे, जितने भी कंपाउंड रखे थे वो कंपाउंड लिया, उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं आप और डालते हैं पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर, और पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर फिर आप पास करते हैं उसके अंदर से पीपीएल। और अगर पीपीएल राइट या लेफ्ट में अगर आपकी रोटेट हो जाती है तो वो कौन, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस टाइप से आपने जितने भी सैंपल कंपाउंड थे आपके लैब के अंदर, सभी की आपने अलग अलग ढेरी बना दी। मींस एक साइड में वो सारे आपके बॉक्स रख दिए जिसके अंदर क्या थे, कौन से कंपाउंड थे जो पीपीएल को रोटेट करते हैं राइट या लेफ्ट में। दूसरी साइड हम वो रखते चले जाएंगे कंपाउंड जिन्होंने पीपीएल को रोटेट नहीं किया, और जिन्होंने पीपीएल को रोटेट किया उसकी भी दो अलग सब पार्ट हमने बना दिए। कुछ वो जिन्होंने पीपीएल को राइट हैंड साइड डायरेक्शन में रोटेट किया, कुछ वो जिन्होंने राइट हैंड डायरेक्शन के अंदर रोटेट किया। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जो पीपीएल को रोटेट करें राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो अभी आपने डायग्राम के थ्रू देखा। अब हम देखते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव जैसे मैंने बताया आर दोज कंपाउंड व्हिच कैन नॉट रोटेट द पीपीएल टुवर्ड्स द राइट और द लेफ्ट हैंड साइड आर कॉल्ड एज द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो आप उन्हें कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। जैसे आपने कंपाउंड लिया, अब इसके अंदर आपने क्या देखा, देखो कोई कायरल कार्बोनेटम नहीं है ना, अभी तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी स्ट्रक्चर तो जस्ट मैंने वैसे ड्रा कर दी। जो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगला स्टेप, अगली स्टेप आती है हमारी कि ऐसी क्या खास बात थी उस कंपाउंड के अंदर कि उसने पीपीएल को रोटेट कर दिया राइट डायरेक्शन में या रोटेट कर दिया लेफ्ट डायरेक्शन में। और वो कंपाउंड, जैसे ये कंपाउंड, इसके अंदर जब हमने पीपीएल पास की, इसका एक्वस सॉल्यूशन पोलरीमीटर में डाला और पीपीएल पास की, तो पीपीएल रोटेट ही नहीं हुई, ना तो राइट डायरेक्शन में ना लेफ्ट में। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। तो क्या खास बात नहीं थी इस कंपाउंड के अंदर कि ये पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाया, वो कहलाएगी थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन। ये अभी हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। तो दैट इज द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। बोलो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन में आपने क्या किया, आपने पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट लिया, पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट लेने के बाद जो बीच में पोलरीमीटर ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर आपने क्या डाले, डिफरेंट डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशन आपने बनाए, डिफरेंट डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किए, और प्रिपेयर करके आप पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर डालते हैं।
और जिधर आईपी से वहां से आप देखते चले जाते हैं, वहां पे आपका एंगल ऑफ रोटेटर भी लगा होता है, जो बाद में मैंने बताया नेक्स्ट लेक्चर में जो एक्सपेरिमेंट आपको कराएंगे तो उसमें वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि वास्तविकता में ये एक्सपेरिमेंट किया कैसे जाता है। कुछ पार्ट ही अभी हम फिलहाल आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो मीन्स पोलरिमीटर ट्यूब ली, उसके अंदर आपने डिफरेंट कंपाउंड्स के आपके सॉल्यूशन डाले, पहले एक कंपाउंड का सॉल्यूशन, फिर चेकआउट किया कि पीपीएल राइट डायरेक्शन में रोटेट हुई, लेफ्ट में रोटेट हुई या नहीं हुई रोटेट। तो ऑन दैट बेसिस हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर लिया लैब के अंदर जितने भी कंपाउंड थे उनके बारे में कि उनमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये हुआ एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन जो अभी हमने किया, हमने ऐसा काम भी किया कि ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमने देखे, अभी हमने पढ़ा था वो तो दो टाइप के होते हैं। बोलो कौन से दो टाइप के? या तो आपके राइट में रोटेट करने वाले या लेफ्ट में। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फर्दर ऑफ टू टाइप्स आर द डेक्स्ट्रो रोटेटरी और द लिवियो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को आप स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं या आप इसको प्लस के साइन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। दैट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेक्स्ट्रो रोटेटरी। स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे या प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। डी का मतलब जो किधर रोटेट करे, द कंपाउंड्स व्हिच रोटेट द पीपीएल टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, टुवर्ड्स द बोलो किधर, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड आर कॉल्ड एज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। वो सारे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होंगे। जैसे हमने ये सैंपल लिया, पीपीएल पास की, बोलो किधर रोटेट हो गई, राइट हैंड डायरेक्शन के अंदर। तो ये जो सैंपल कंपाउंड है कौन है आपका, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। सेकंड वन कौन होते हैं, लिवियो रोटेटरी, जिसको आप स्मॉल एल से या माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। So that's the representation of the livio rotatory. So the compound which rotates the PPL towards the left hand side. livio का पहला लेटर L है, L का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और जो बच गया वो राइट हैंड साइड में था आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी। So the compound which rotates the PPL towards the left hand side are called as the livio rotatory compounds. अब जैसे आपने कंपाउंड लिया, देखो पहले वाले से ऑपोजिट लिया है, ओरिएंटेशन देखो हमने अलग दिखाया, इसमें OH राइट में था, तो अब की बार जो स्ट्रक्चर इसकी मिरर इमेज वाली ली है, जस्ट एजम्पशन है ये हमारी कि मान लिए ऐसा, मान लीजिए ये जो कंपाउंड है राइट में रोटेट करता होगा, मान लो ये लेफ्ट में करता होगा, क्योंकि और ये तो थ्योरेटिकल बातें हम कर रहे हैं, अदरवाइज असली चीज तो जब हम लैब में खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी हमें वो चीज दिखती है कि वो डेक्स्ट्रो है या लिवियो, हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं। मान लीजिए ये कंपाउंड लिया, इसमें पीपीएल पास की और इसने एज्यूम किया कि किधर रोटेट कर दिया पीपीएल को, लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर ये लेफ्ट में रोटेट कर दे तो ये कंपाउंड कहलाता है लिवियो रोटेटरी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हम कोई देखो कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हमने देखो डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाली स्ट्रक्चर बना दी, देखो ये जिसको हम स्ट्रक्चर नंबर देखो 1 कह रहे थे, ये हमने इस कंटेनर के अंदर ले ली 50%। और सेकंड स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर नंबर 2 है, ये भी हमने 50% देखो ले ली। तो हमने एक ऐसा मिक्सचर ले लिया जिसके अंदर हमने क्या लिया है, बोलो एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर 50% डी है 50% एल है, मींस दोनों कंपाउंड ले लिए 1 और 2। 1 कैसा था, अभी आपने ऊपर देखा, जो लाइट को पीपीएल को किधर रोटेट कर रहा था, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में। स्ट्रक्चर नंबर 2 वाला कैसा था, जो किधर रोटेट कर रहा था, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। दोनों हमने इक्वल अमाउंट में ले लिए, दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर हमने ले लिया। अब हम पास करें इसके अंदर से पीपीएल, तो क्या पाया गया कि पीपीएल रोटेट ही नहीं हुई, क्योंकि जो 50% डी है उसने 50% एल के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। 50% डी रोटेट करना चाहता था जो पीपीएल है उसको किधर, राइट हैंड साइड में, तो एल किधर रोटेट करना चाहता है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसीलिए वो नेट रिजल्ट क्या निकला कि जो पीपीएल है रोटेट ही नहीं हुई, ना राइट डायरेक्शन में ना लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इसलिए जो मिक्सचर निकला, बोलो कैसा निकला, दैट इज द ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। बोलो कैसा था ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर, क्योंकि हमने बाहर से डाला है डी को, बाहर से डाला है एल को, सो दैट कॉल्ड एज द एक्सटर्नल कंपनसेशन। बाहर से जब हमने डाला तो एक फॉर्म ने, डी ने एल के इफेक्ट को कंपनसेट कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया टुवर्ड्स द पीपीएल, तो उसे एक्सटर्नल कंपनसेशन कहते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सटर्नल कंपनसेशन? कि एक्सटर्नल कंपनसेशन एक प्रोसेस है जिसके दौरान ऐसा हुआ, क्या हुआ, द प्रोसेस इन विच the complete or the partial cancellation of effect of D by L and vice versa takes place towards the PPL is called as the external compensation. हमने ये complete और partial क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा कि compensation वो तो हमारे हाथ में है, हम complete करवाना चाहते हैं या partial। फॉर एग्जाम्पल हमने इस डायग्राम में तो कंप्लीट करवा दी, क्यों, क्योंकि हमने 50% डी लिया और 50% क्या लिया, एल, तो ये कहलाई कंप्लीट एक्सटर्नल कंपनसेशन, क्योंकि कंप्लीट हो जाएगा कैंसिल इफेक्ट। आपके जो पीपीएल उसकी रोटेशन ही नहीं होगी। लेकिन अगर हम ऐसा कर देते 60% तो हम ले लेते डी फॉर एग्जांपल और 40% हम ले लेते एल, तो क्या होता, जो 40% एल है वो 40%
डी के इफेक्ट को तो कैंसिल कर देता, लेकिन जो 20% बोलो किसका इफेक्ट रह जाता, डी का। तो मीन्स उसको कहते हैं पार्शियल कंपनसेशन। क्या कहते हैं उसको, पार्शियल एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो मीन्स एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब होता है डी और एल को बाहर से मिला दे, वट एवर में बी देयर अमाउंट, तो फिर डी एल के, एल डी के असर को खत्म कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा टुवर्ड्स द पीपीएल, पीपीएल की तरफ। तो उसको आप कहते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। दैट एक्सटर्नल कंपनसेशन में भी द कंप्लीट और द पार्शियल। अब हम वही देखने वाले हैं कि जो एक्सटर्नल कंपनसेशन है वो दो टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी दो टाइप की, या तो कंप्लीट एक्सटर्नल कंपनसेशन या क्या होगी, पार्शियल एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो कंप्लीट कौन, द प्रोसेस इन विच द कंप्लीट कैंसिलेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ डी बाय एल एंड वाइस वर्सा टेक्स प्लेस towards the PPL is called as the external compensation, is called as the complete external compensation। तो ये आपकी कहलाती है complete external compensation। बोलो complete external compensation होती कब है, ये सिर्फ तभी हो सकती है if you make a mixture, if you make the equimolar mixture of D and L, means the mixture must have the 50% D and the 50% L, तभी आपकी external complete external compensation हो सकती है। जैसे आपने कंटेनर लिया, इसमें 50% D 50% L ले लिया, इसमें से आपने PPL को पास किया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, the 50% D completely cancel the effect of 50% L towards the PPL, means there occurs no net movement in the, बोलो किसके अंदर, PPL के अंदर, not net rotation in the PPL, means PPL remain unaffected। तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर बन गया, और प्रोसेस चली कौन सी, कंप्लीट एक्सटर्नल कंपनसेशन। सेकंड क्या हो सकती है, पार्शियल एक्सटर्नल कंपनसेशन, जिसमें क्या करेंगे, जिसमें पार्शियल कैंसिलेशन होगा इफेक्ट। The process in which the partial cancellation effect of D by L and vice versa takes place towards the PPL is called as the partial external compensation। ऐसा कब होता है, ऐसा सिर्फ तभी होता है जब आप D और L को मिक्सअप करें, बट दे नेवर बी इन द इक्विमोलर रेशियो, वो इक्विमोलर रेशियो के अंदर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने 60% मान लीजिए डी ले लिया, 40% एल ले लिया, तो क्या होगा, 40% एल 40% डी के इफेक्ट को तो कैंसिल कर देगा, लेकिन नेट रिजल्ट फिर भी किसका बचा, डी का बच गया। तो मींस यहां पे हुआ पार्शियल कैंसिलेशन इफेक्ट हुआ है। 40% एल ने 40% डी के इफेक्ट को कैंसिल किया, तो फिर 20% डी बच गया। मींस पीपीएल अभी रोटेट जरूर होगी। देखो पीपीएल को पास किया किधर, राइट डायरेक्शन में ही, क्योंकि 20% डी बच गया। तो इसलिए डेक्स्ट्रो कौन होते हैं, जो राइट डायरेक्शन में रोटेट करें, तो स्लाइट रोटेशन होगी, ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि 40 ने 40 को कैंसिल किया तो थोड़ा बहुत डी बचा, उसी की वजह से राइट डायरेक्शन में रोटेट होगी। सो दैट कॉल्ड द पार्शियल एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो दैट मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर। ये मिक्सचर अब ऑप्टिकली एक्टिव हो गया है, क्योंकि इसने लाइट को रोटेट किया, इसने पीपीएल लाइट को रोटेट किया है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर कौन होता है, जिसमें आपने डी और एल को मिला दिया इन एनी ऑफ द रेशियो। द मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवियो इन एनी ऑफ द रेशियो इज कॉल्ड एज द रेसिमिक मिक्सचर। वो आपका रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। अब जो रेसिमिक मिक्सचर है, इसके दौरान आपने क्या किया है, डी और एल को मिलाया है, तो उनको मिक्सअप करने की जो प्रोसेस है उसे आप क्या कहते हैं, रेसिमाइजेशन। मींस द मिक्सचर ऑफ डी एंड एल इन एनी ऑफ द रेशियो इज कॉल्ड एज द रेसिमिक मिक्सचर, एंड द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डी एंड एल इन एनी रेशियो इज कॉल्ड एज द रेसिमाइजेशन। उसे आप क्या कहते हैं, रेसिमाइजेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि रेसिमिक मिक्सचर कितने टाइप का हो सकता है। हमने देखा ना कि रेसिमिक मिक्सचर जब बनाते हैं तो डी और एल को आप किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं। तो द रेसिमिक मिक्सचर में भी द कंप्लीट रेसिमिक मिक्सचर और द पार्शियल रेसिमिक मिक्सचर। तो कंप्लीट रेसिमिक मिक्सचर कौन होगा, ये वो होगा जिसमें आप डी और एल को इक्विमोलर रेशियो में मिला दें। सो द मिक्सचर व्हिच कंटेन द डी एंड द एल फॉर्म इन इक्विमोलर अमाउंट, सो दैट कॉल्ड एज द कंप्लीट रेसिमिक मिक्सचर। और ये बनता कैसे है, डी और एल को जब आप इक्विमोलर अमाउंट में बनाएंगे, और जो मिलाने की प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डी एंड एल इन इक्विमोलर रेशियो इज कॉल्ड एज द कंप्लीट रेसिमाइजेशन। आप उसे क्या कहेंगे, कंप्लीट रेसिमाइजेशन। जैसे आपने कंटेनर लिया, उसमें 50% डी लिया, 50% एल लिया, आपने जो मिक्सअप किया है, इस मिक्सिंग की प्रोसेस को कहते हैं कंप्लीट रेसिमाइजेशन, क्योंकि आपने 50% डी और 50% एल को मिलाया है। सो दैट मिक्सिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज द complete racemization, and now that mixture जो अभी आपके सामने बना हुआ रखा है, now that mixture is called racemic mixture, that mixture is called as a complete racemic mixture। अब इस racemic mixture में होगा क्या, अब आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, the 50% D will cancel out the effect of 50% L towards the PPL, that cancellation effect is called as the external compensation, क्योंकि आपने बाहर से D और बाहर से L को डाला है, so that is the external compensation। कैंसिलेशन इफेक्ट को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो यानी कुछ टर्म ऐसी हैं, आप एग्जाम में कई बार गलत लिख देते हैं, मैं फिर बताता हूं। डी और एल को मिलाओ, मिलाने की प्रोसेस को रेसिमाइजेशन,
मिक्सचर बन गया रेसमिक मिक्सचर, मिलाने के बाद डी एल के इफेक्ट को, एल डी के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, दैट कैंसिलेशन इफेक्ट इज कॉल्ड एज द कंपनसेशन, दैट मे बी द पार्शियल और द कंप्लीट कंपनसेशन। तो देखो आपने पीपीएल को पास किया, देयर occurs नो इफेक्ट ऑन द पीपीएल, क्योंकि जो मिक्सचर था वो कैसा था, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर हमें मिल गया था, क्योंकि कंप्लीट रेसमिक मिक्सचर है ये। क्योंकि इसमें क्या हुआ था, द रोटेशन कॉज्ड बाय द डी फॉर्म इज एग्जैक्टली कैंसिल्ड बाय द अदर एल फॉर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज द कंप्लीट एक्सटर्नल कंपनसेशन। अब हम देखते हैं पार्शियल रेसमिक मिक्सचर कौन होगा। ये ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें डी और एल को हम अनइक्वल अमाउंट में मिलाएंगे, नॉन इक्विमोलर रेशियो होगी। सो द नॉन इक्विमोलर रेशियो ऑफ द डेक्स्ट्रो एंड लीवियो कंपाउंड इज कॉल्ड एज द पार्शियल रेसमिक मिक्सचर। और ये बनता कैसे है, और जो मिलाने की प्रोसेस को क्या कहेंगे, एंड द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डी एंड एल इन एनी ऑफ द रेशियो एक्सेप्ट इक्विमोलर रेशियो इज कॉल्ड एज द पार्शियल रेसिमाइजेशन। उसे आप पार्शियल रेसिमाइजेशन कहेंगे। मतलब डी और एल को मिला दो, इक्विमोलर रेशियो में ना मिलाएं और कितनी भी रेशियो ले लें, तब वो कहलाती है मिक्सिंग वाली प्रोसेस पार्शियल रेसिमाइजेशन। क्या कहलाएगी, पार्शियल रेसिमाइजेशन। जैसे आपने 50% डी और 40% एल को आपस में मिक्सअप कर दिया, अब आपने इसके अंदर से पीपीएल पास की, तो पीपीएल किधर रोटेट हो गई, बोलो आपकी राइट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि 40% एल ने 40% डी के इफेक्ट को कैंसिल किया, तो नेट रिजल्ट क्या बचा, 20% डी मींस डेक्स्ट्रो, इसलिए पीपीएल किधर रोटेट हो गई, राइट हैंड डायरेक्शन में। और जो ये मिक्सचर है, ये कैसा मिक्सचर कहलाएगा, पार्शियल रेसमिक मिक्सचर। मिलाने की प्रोसेस को क्या कहेंगे, पार्शियल रेसिमाइजेशन। और जो ये डी, जो एल ने डी के इफेक्ट को कैंसिल आउट किया, 40% एल ने 40% एल को डी के इफेक्ट को कैंसिल किया, वो क्या था, वो प्रोसेस कहलाई आपकी पार्शियल कंपनसेशन। मिक्सचर बना, ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर है ये। रेसिमाइजेशन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, रेसिमाइजेशन कैन बी फर्दर कॉज्ड बाय, बोलो हम कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी डन सिंपली बाय हीटिंग। अगर हम हीट कर दें तो भी हमें रेसिमिक मिक्सचर मिल सकता है। मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है आपका, और मान लीजिए लैक्टिक एसिड है, उसकी एक फॉर्म है, आपने उसको हीट किया, तो हो सकता है उसकी एल फॉर्म भी आपके पास मिल जाए, मींस रेसिमिक मिक्सचर हमें मिल जाए। या बाय एक्शन ऑफ द सम केमिकल रिएजेंट, हम केमिकल रिएजेंट की हेल्प से भी आपका रेसिमिक मिक्सचर बना सकते हैं, रेसिमाइजेशन प्रोसेस को चला सकते हैं। या ऑटो रेसिमाइजेशन मींस रखे रखे भी कंटेनर के अंदर अपने आप रेसिमाइजेशन की प्रोसेस चल जाती है। तो रेसिमाइजेशन कैन फर्दर बी कॉज्ड एज बाय हीटिंग, बाय एक्शन ऑफ द केमिकल रिएजेंट, और बाय द ऑटो रेसिमाइजेशन। तो ये हमने देखा आज के लेक्चर के अंदर डिफरेंट चीजों को। अब हम देखेंगे इनका थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन। अभी तक हमने एक्सपेरिमेंट किया, अब हमें कैसे पता चले, एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने जो अलग अलग ढेरी बना ली है, एक साइड में हमने रख दिए डेक्स्ट्रो, एक लीवियो, और उसके बाद एक साइड में रख दिया हमने ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। और वो जितने भी कंपाउंड थे, हम क्या करेंगे, पेपर के ऊपर सभी के नाम लिख देंगे, और लिख देंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वाली एक सीक्वेंस, उसमें डेक्स्ट्रो के अलग, लीवियो के अलग, हर एक का नाम लिखेंगे क्योंकि नॉन कंपाउंड है, और हर एक की हम स्ट्रक्चर ड्रा कर देंगे। ऐसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के सभी के नाम लिखेंगे, उनकी स्ट्रक्चर ड्रा कर देंगे। अब ये स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद वाला पेज हमारे सामने है, और उसके बाद क्या कंक्लूजन निकल के सामने आया, दैट कॉल्ड एज द थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन अबाउट द ऑप्टिकल एक्टिविटी आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने के बाद तो हमने क्या देखा, मींस बाय ऑब्जर्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव और द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, इट इज कंक्लूडेड दैट कि जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो हमें मिले, डेक्स्ट्रो या रोटेटरी, उनकी स्ट्रक्चर हमने देखी, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड उनकी स्ट्रक्चर हमने ड्रा की प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर, फिर उस स्ट्रक्चर को लेके हम बैठ गए, और फिर हमने ये कंक्लूजन निकाला। पहला पॉइंट क्या निकाला, कि वो सारे कंपाउंड, ये पाया गया कि वो सारे कंपाउंड जिनके अंदर ओड नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम है, ओड नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम, वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव मिले। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड, इसके अंदर एक कायरल कार्बन एटम है, मींस ओड नंबर में हो गया। देखो ये कार्बन जिसके ऊपर हमने एस्टिक लगाया, स्टार लगाया है, इसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव पाया गया था। जब एक्सपेरिमेंट किया उसके दौरान इस कंपाउंड ने पीपीएल को रोटेट किया था, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। क्यों, फिर कंक्लूजन क्या निकाला, ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन निकल के आया कि ऑल द कंपाउंड कंटेनिंग द G1 और द ओड नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम आर ऑलवेज बी द ऑप्टिकली एक्टिव वन। सेकंड कंक्लूजन क्या निकला, सेकंड ये पाया गया कि अगर मान लीजिए हमारे पास कायरल कार्बन एटम इवन नंबर में है, इवन नंबर वाले कंपाउंड मिले, लेकिन इवन वाले तो हैं, लेकिन वो कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये पाया गया कि वो कंपाउंड जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम है और उनके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो वो भी ऑप्टिकली एक्टिव पाए गए। बोलो क्या पाया गया, सेकंड कंक्लूजन क्या निकाला, द कंपाउंड हैविंग द इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम एंड नो प्लेन ऑफ सिमेट्री आर फाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। वो क्या मिले, ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे आप इस कंपाउंड को देखें, ये टार्टेरिक एसिड ही है, लेकिन बीजो टार्टेरिक एसिड नहीं है।
क्योंकि इसमें आप ध्यान से देखें द OH रिप्रेजेंट ऑन द डिफरेंट साइड। अगर अब हम इसके अंदर से प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखो पास करें, एक इमेजिनरी प्लेन पास करें, तो क्या ये प्लेन इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, इस टाइप से डिवाइड कर रहा है कि वो एक दूसरे की मिरर इमेज हो? नो। देखो अगर मान लीजिए ये मिरर इमेज होता तो ये जो OH है इसके ऊपर भी कौन आना चाहिए था? यहाँ पे OH ही होता, लेकिन अब तो यहाँ पे H है, मींस वन हाफ दूसरे हाफ की मिरर इमेज नहीं बना रहा, मींस इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मींस ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव पाया गया। थर्ड कंक्लूजन क्या निकाला कि वो कंपाउंड जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, वो सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव मिले। जैसे मीजो टार्टेरिक एसिड ये हमने ले लिया, देखो इसके अंदर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन है जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, इस टाइप से डिवाइड करता है कि वन हाफ दूसरे हाफ की मिरर इमेज है। तो मींस इसके अंदर बोलो क्या है? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये इमेजिनरी प्लेन है। बोलो क्या है? दैट इज द imaginary plane which divides the molecule in 2 equal halves in such a way that one half forms the mirror image of the other half। और यहाँ पे हुआ क्या? देखो एक बेसिक फैक्ट बताते हैं जो आगे आप उस तरीके से याद करेंगे। देखो ये कायरल कार्बन एटम है, देखो इस कार्बन के ऊपर चारों ग्रुप अलग हैं, एक OH, एक ये H है, एक OH है, एक CH है, और फोर्थ ग्रुप ये बचा हुआ, देखो इतना बड़ा ग्रुप, तो इसलिए कायरल कार्बन एटम हो गया। क्लियर हो गया इसके बारे में? अब हम दिखाते हैं आपको दूसरे कायरल कार्बन एटम के बारे में। ये है नेक्स्ट कायरल कार्बन एटम, इसके ऊपर एक OH है, एक H है, एक CH, और रिमेनिंग ग्रुप ये हो गया। और दोनों के दोनों सिमिलर कायरल कार्बन एटम है, क्योंकि दोनों कायरल कार्बन एटम के ऊपर जो ग्रुप अटैच है वो बोलो क्या है? वो बिल्कुल सेम है। ये देखा। अब क्या करेंगे हम, ये जो कायरल कार्बन एटम है दो, ये PPL को रोटेट करेंगे, इनके ऊपर जो ग्रुप लगे हुए हैं। देखो कैसे करेंगे रोटेट, उसको याद रखने का तरीका क्या है। इसके ऊपर देखो हायर एटॉमिक नंबर वाला कौन है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1, प्रायोरिटी 1, उसके बाद CH ग्रुप, उसके बाद ये आपका ग्रुप आ गया, ये हमने लिख दिया, हम इस बड़े ग्रुप को नहीं ले रहे यहाँ पे। उसके बाद नीचे वाले के ऊपर देखें, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 हमने ले लिया। तो ऊपर वाला जो आधा हिस्सा है वो PPL का देखो 1 से 2, 2 से 3 की तरफ देखो ऐसे रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और नीचे वाला कैसे रोटेट कर रहा है? 1 से 2, 2 से 3 की तरफ देखो कैसे रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मींस जो आधा हिस्सा है PPL को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, और दूसरा आधा हिस्सा रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। मींस द रोटेशन कॉज्ड बाय वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल एग्जैक्टली कैंसिल द रोटेशन कॉज्ड बाय अनदर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द PPL। तो इसलिए जो कंपाउंड है ये ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बोलो कैसा ऑप्टिकली इनएक्टिव है? क्योंकि ये जो कंपाउंड है, अगर हम इस कंपाउंड को एक कंटेनर में ले लें, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना दें और इसके अंदर से PPL पास करते हैं, तो ये कंपाउंड PPL को रोटेट नहीं करता, ना राइट में ना लेफ्ट में। बोलो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर एक प्रोसेस चली, इंटरनल कंपनसेशन, अंदर ही अंदर कंपनसेट कर दिया। इस मॉलिक्यूल के आधे हिस्सा, इस मॉलिक्यूल का आधा हिस्सा PPL को रोटेट करना चाहता है राइट हैंड डायरेक्शन में, दूसरा लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। एक घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज, दूसरा घुमाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए देयर इज नो नेट इफेक्ट ऑन द PPL, सो द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसके अंदर प्रोसेस चली इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन क्या होती है प्रोसेस? जैसे आपने एक्सटर्नल पढ़ा था, एक्सटर्नल में तो बाहर से आपने इक्वल अमाउंट ऑफ D और L डाला था तो कंप्लीट एक्सटर्नल कंपनसेशन हुई थी। अनइक्वल अमाउंट में डाला तो आपकी इनकम्प्लीट एक्सटर्नल कंपनसेशन हुई थी। यहाँ पे इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल मींस द प्रोसेस इन विच the one half of the molecule cancel out the effect of the other half of the molecule towards the PPL is called as the internal compensation। उसे आप क्या कहते हैं? internal compensation। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, ये अभी तक हमने देखा 3 पॉइंट हमारे सामने आ चुके हैं थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन के। 3 पॉइंट बोलो कौन से? पहला पॉइंट क्या था कि वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर 1 या ओड नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम है वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। दूसरा पॉइंट, वो कंपाउंड जिनके अंदर कायरल कार्बन एटम था और कितने थे? इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम थे, और उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं थी, सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तीसरा पॉइंट, वो कंपाउंड जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो वो सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। सारे क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट आया, कुछ कंपाउंड हमें ऐसे भी मिले एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान। देयर आर सम कंपाउंड्स व्हिच आर फाउंड टू बी द ऑप्टिकली एक्टिव, जिनके अंदर क्या है? कोई भी कायरल कार्बन एटम नहीं था, जिसके अंदर कोई भी कायरल कार्बन एटम नहीं था, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव मिले। ऐसा क्यों? फॉर ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकल एक्टिविटी द एसेंशियल कंडीशन और द प्रेजेंस ऑफ द स्टीरियो सेंटर एंड द एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसा पाया गया था। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे मिले जिनके अंदर कोई कायरल कार्बन एटम नहीं था लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव थे। ऐसा क्यों हुआ? यहां से क्या कंक्लूजन निकाला? यहां से कंक्लूजन ये निकला कि द कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द डिसिमेट्री
The cause of the optical activity is molecule is chiral. The cause of optical activity means the molecule have the absence of symmetry elements. उनके अंदर जो symmetry elements नहीं है. तो कुछ एग्जाम्पल है जैसे एलीन्स, बाइफिनाइल, द स्पाइरो कंपाउंड्स. इनके अंदर आपने देखा जैसे मैंने एलीन्स ले लिए जो आपके कुमुलेटेड डाइन्स होते हैं. देखो डाइन आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं. कंजुगेटेड जब डबल बॉन्ड आपके ऑल्टरनेट प्रेजेंट हो, आइसोलेटेड जब डबल बॉन्ड काफी दूर हो, और जब दो डबल बॉन्ड बिल्कुल एक ही कार्बन से राइज हो. देखो इसी कार्बन से राइट डायरेक्शन में डबल बॉन्ड, इसी से लेफ्ट डायरेक्शन में डबल बॉन्ड, तो उन्हें कहते हैं कुमुलेटेड डाइन्स. और कुमुलेटेड डाइन्स का एग्जांपल होता है एलीन. अगर यहाँ पे हर जगह H होता, H H H चारों जगह H होता तो उसे आप एलीन कहते. अगर H हटा के कोई और ग्रुप लगा दे जैसे CH3, नाउ कॉल्ड एलीन्स, तो ये एलीन्स बना लिए हमने. अब हमने इसकी मिरर इमेज ली. देखो मिरर इमेज बनाई तो हमने बताया था ना, जो ग्रुप देखो मिरर से जितनी दूर, देखो ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है CH3, तो ये 1 सेंटीमीटर पे आ गया CH3. मिरर से 1 सेंटीमीटर मान लीजिए H है, तो ये 1 सेंटीमीटर ही H है. तो जब हम मिरर इमेज बनाते हैं तो कुछ इस टाइप से बनाते हैं. जो बीच में देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद काफी दूर है ये. देखो मिरर से देखो कितनी दूर है ये, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दूर है. ये CH3 जो अबोधी प्लेन है, तो अबोधी प्लेन CH3 ये 5 सेंटीमीटर ही दूर आपको दिखाना पड़ेगा, एंड सो ऑन. तो इस टाइप से आपने ये मिरर इमेज बना दी. अब आपको देखो करना क्या है. आपने क्या किया, जो मिरर इमेज बनाई ये कैसी है, ये सुपर इंपोजिबल दिख रही है, नॉन सुपर इंपोजिबल. मींस अगर आप इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखें तो ये नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज बनाता है. दिखती है ऐसे जैसे सुपर इंपोजिबल हो, लेकिन ये नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है. ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए, ध्यान से देखो कि ये एक कंपाउंड था आपका, देखो स्ट्रक्चर नंबर 1 वाला, ये हमने स्ट्रक्चर नंबर 1 वाला लिया. फिर जो इसकी मिरर इमेज थी स्ट्रक्चर नंबर 2, हमने इसको इसके ऊपर रखा. देखो ऐसे ध्यान से देखो. अब रखने से देखो क्या, और आप देखते जाना, आपका ये जो CH3 है ना, दैट इज प्रेजेंट अबोव द प्लेन. स्ट्रक्चर नंबर 1 में ये अबोव द प्लेन प्रेजेंट है. और जब हम स्ट्रक्चर नंबर 2 को इसके ऊपर रखते हैं तो क्या हुआ, ये जो CH3 है ना स्ट्रक्चर नंबर 2 के अंदर, देखो इधर वाला, हमने इसको उल्टा रोटेट नहीं करना, एज सच उठाना, एज सच सीधा उठाना है आपको, एज सच सीधा. जब आपने उठा के इसके ऊपर रखा तो क्या ये CH3 जो अबोधी प्लेन है, क्या ये जो CH3 इन द प्लेन ऑफ पेपर है, क्या इसको कवर कर लेगा? नो, दे आर एट राइट डिग्री 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल के ऊपर है. ऐसे ही जो H है ये बिलो द प्लेन है, और ये वाला जो H है इन द प्लेन ऑफ पेपर है ये, तो ये भी इसको कंप्लीटली कवर अप नहीं कर पाएगा. तो मींस ये आपकी मिरर इमेज तो बनी, लेकिन नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज बनी. बोलो कैसी बनी? नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज. तो वो कंपाउंड जो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. So in allenes the molecule is dissymmetric. डिसमेट्रिक क्यों हुआ? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था. रोटेशन गेट रेस्ट्रिक्टेड, रोटेशन रुक चुकी है, और रोटेशन रुकने की वजह से जो ग्रुप अबोव द प्लेन है, वन साइड ऑफ द डबल बॉन्ड है वो ऊपर ही रहेंगे, जो अदर साइड ऑफ डबल बॉन्ड है वो वहीं पे रहेंगे. फिर रोटेशन रुक चुकी है. तो मोलिक्यूल कैसा है बोलो? द मोलिक्यूल इज डिसमेट्रिक ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड दीज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, एंड दे फॉर्म द non-superimposable mirror image. So these allenes are optically active. एलिन्स बोलो क्या ऑप्टिक, लेकिन सभी एलिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते. उसकी कुछ कंडीशन है, वो हम आपको बाद में इन डिटेल पढ़ाएंगे. एलिन्स की भी, बाइफिनाइल्स की भी, और स्पाइरो कंपाउंड की भी. एलिन, बाइफिनाइल, स्पाइरो का आईपैक नेमिंग हम पहले ही आईपैक नेमिंग वाले पार्ट के अंदर पहले आपको पढ़ा चुके हैं. अगर आप में से कोई भूल गया है तो आप आईपैक नेमिंग का कंप्लीट लेक्चर देख ले. वो लगभग आपके 1 घंटे और 54 मिनट का लगभग है, जिसमें कंप्लीट आईपैक नेमिंग को एक्सप्लेन किया गया है. तो आप उसके अंदर कंप्लीट आईपैक नेमिंग ऑफ एलीन, बाइफिनाइल्स, स्पाइरो कंपाउंड आप सारी वहां पे डिस्कस कर सकते हैं, आप वहां पे स्टडी कर सकते हैं. तो आपने कंक्लूजन क्या निकाला? It is concluded now that the presence of the chiral carnatum is not the necessary condition for the optical activity. एग्जाम में कई बार ये आ जाता है. Which of the following statement is correct करके ऑप्शनल क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. Means the presence of the chiral carnatum is not the necessary condition for the optical activity. ऐसा नहीं कि chiral carnatum होगा तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा. आपने ऊपर एग्जांपल देख ही लिया, जो एलीन्स है इनके अंदर कोई chiral carnatum तो है ही नहीं, लेकिन इवन देन दे आर ऑप्टिकली एक्टिव. तो इसी बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ द chiral carnatum इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी. लेकिन द मोलिक्यूल मस्ट बी chiral. ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या होना जरूरी है? द मोलिक्यूल मस्ट बी chiral, द मोलिक्यूल मस्ट बी डिसमेट्रिक. Means it forms the, if the molecule forms a non-superimposable mirror image, then it will show the property of optical activity. So that all about the today's lecture on the optical isomerism.
इसके जो नेक्स्ट और भी पार्ट हैं, ये तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट आज किया है, इसमें जो डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं वो हमने देखी, साथ के साथ ये भी देखा हमने कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से दो टाइप के होते हैं, एक्सपेरिमेंटल पार्ट देखा, उसके बाद हमने देखा उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी. So that's about the today's lecture. Thank you.